आपका स्वागत है। टॉपिक चैप्टर वाइज हम शुरू से करवा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या यूं कहें कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आपका स्वागत करते हैं। आज से हम लोग सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। पीडीएफ कहां से मिलेगा? सामने टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक लगा दो। हाँ जी, पीजीटी के लिए है, सब के लिए है। जो भी आप लोग जो भी साइंस जिनका भी सब्जेक्ट में है, इस सब के लिए है, चूंकि हम पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चलो जी, क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी से पूछेगा या उसके बेस्ट पैटर्न, उसी पैटर्न पे पूछेगा। दो में से एक बात होगा। कितने लोग तैयार हैं आज की शानदार कक्षा के लिए? जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए। इफ यू आर रेडी, जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कहते हैं विटामिन ए त्वचा और आंख को स्वस्थ करता है। विटामिन ए जो है चिला, ये आंख के लिए आवश्यक है, त्वचा के लिए नहीं। विटामिन ए जो है ये आंख के, आंख और त्वचा दोनों के लिए आवश्यक है। सही है, विटामिन ए जो है ये आंख और त्वचा दोनों के लिए आवश्यक है। आंख के लिए भी आवश्यक है और त्वचा के लिए भी आवश्यक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एकदम सही है। विटामिन बी1 घाव भरने के लिए नहीं, ये एकदम ध्यान रखिएगा। विटामिन बी1 जो है घाव भरने के लिए गलत है। विटामिन बी1 बेरी बेरी के लिए यूज किया जाता है। विटामिन बी1 जो है ये बेरी बेरी के लिए यूज किया जाता है। और विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, एकदम सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करवाता है, कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर में सहायक होता है, एकदम सही है। बी नंबर गलत है, इज द राइट आंसर। बी नंबर गलत है, इज द राइट आंसर। तो ए त्वचा और आंख के लिए, रतौंधी के लिए जो रात में आपको कम दिखाई देता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। विटामिन डी हमारे अस्थि दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर में सहायता करता है। और अगर हम बात करें, विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर में सहायक होता है। आंसर हो जाएगा बी। ए रतौंधी सबको पता होगा। ए जो है ये यही सबसे क्वेश्चन चला पूछ देता है। ए जो है ये रतौंधी में यूज करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था B6 के बारे में, सपना याद रखने के लिए यूज करते हैं। सपना याद रखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सपना, हम इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा वो सब करवा देंगे। सपना याद रखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सपना याद रखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा पूछा हुआ है, रतौंधी वाला भी पूछा है। विटामिन के रक्त का थक्का सबको पता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, जो क्वेश्चन विटामिन से पूछे जाते हैं उस पर अगर हम बात करें तो विटामिन के ये हो जाता है रक्त का थक्का। विटामिन के की अगर हम बात करें तो विटामिन के हो जाएगा रक्त का थक्का। रक्त का थक्का के लिए हम लोग विटामिन के का यूज करते हैं। रक्त का थक्का के लिए अगर तत्व पूछेगा, रक्त का थक्का के लिए अगर कैल्शियम तत्व, ये भी रक्त के थक्का के लिए क्या यूज करते हैं? रक्त का थक्का बनाता है। और अगर हम प्लेटलेट की बात करें, प्लेटलेट की बात करें तो ये भी रक्त का थक्का है। रक्त का थक्का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। आप टीआरई का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो यहाँ क्वेश्चन मिलेगा आपको। लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में पूछेगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। प्लेटलेट रक्त का थक्का शरीर से बाहर बना आता है। हिपेरिन रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। हिपेरिन की अगर हम बात करें तो ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। हिपेरिन रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। रक्त का थक्का नहीं बनने देता, सीधी रक्त का थक्का बनाता है। सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत करते हैं। आंसर ना, जल्दी बताओ। आंसर बताओ जल्दी से। व्हाट इज द आंसर? कहते हैं विटामिन के रक्त का थक्का, कैल्शियम रक्त का थक्का, प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाता है। हिपेरिन जो है ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। हिपेरिन जो है रक्त का थक्का नहीं बनने देता है।
हिपेरिन जो है ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। जल्दी लिख। रोग से लड़ने के लिए हम लोग विटामिन मेनली विटामिन सी का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर मसल्स बनाना है, मांसपेशी बनाना है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह के जो हम लोग लिए यूज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, मांसपेशी के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है और उत्तक की संरचना समान होती है। उत्तक की संरचना क्या होती है मेरे दोस्त? समान होती है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है, उत्तक की संरचना हमेशा समान होती है। रोग के लिए विटामिन, मांसपेशी निर्माण के लिए प्रोटीन और उत्तक समान होता है, जबकि अंग जो होता है वो अलग अलग होता है। अंग जो होता है मेरी जान वो अलग अलग होता है। अंग जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। इज द राइट आंसर। रोग विटामिन के लिए, मांसपेशी प्रोटीन के लिए उत्तक समान होता है, अंग अलग अलग होता है। उत्तक समान होता है, अंग अलग अलग होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऐसा उत्तक हमेशा समान होता है, अंग अलग अलग। चपाती का बेलना और चपाती का सेकना, ये चला परिवर्तन से क्वेश्चन रहता है। भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, कौन सा परिवर्तन की अगर हम बात करें? भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो भौतिक परिवर्तन में होगा परिवर्तित होने के बाद मिल जाए, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इस सब एकदम खांटी एनसीईआरटी है। और रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, एकदम सिंपल हम बता रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन मतलब परिवर्तित होने के बाद ना मिले, ना मिले वो भौतिकी, ना मिल जाए वो रासायनिक, ना मिले वो भौतिकी, ना मिले वो भौतिकी, मिल जाए वो रासायनिक, ना मिले भौतिक परिवर्तन रासायनिक, भौतिक परिवर्तन मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए। चला एनसीईआरटी में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको नहीं करवा रहे हैं, जो सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो एकदम सुपर सेलेक्टेड है वही करवा रहे हैं। कहते हैं भौतिक परिवर्तन हो गया, मिल जाए, रासायनिक परिवर्तन हो गया, ना मिले, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अब क्वेश्चन कह रहा है चपाती का बेलना और चपाती का सेकना। चपाती बेलोगे ना तो आटा फिर से मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा, लेकिन चपाती अगर सेक दोगे तो फिर से वो आटा नहीं मिलेगा। इन ना मिले, ना मिले, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, यानी चपाती बेलोगे तो फिर से आटा मिल जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है, और चपाती सेक दोगे तो नहीं मिलेगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। आंसर बता। हाँ जी, एकदम अरुण जी। कहते हैं उल्टा किया जा सकता है, उल्टा नहीं किया जा सकता, उल्टा किया जा सकता है और क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता है। इसको उल्टा किया जा सकता है क्योंकि ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा तो इसको उल्टा नहीं कर सकते। यानी ये जो परिवर्तन है ना मिले, ना मिले, ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है? चला रासायनिक परिवर्तन है। मिल जाएगा यानी इसको उल्टा कर सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है मेरी जान? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। आंसर बता दूं, एनसीईआरटी का सवाल है, थोड़ा सा तो दिमाग हिलाएगा आपका। आंसर मिल जाए वो भौतिक, जैसे मोमबत्ती का जल जाएगा तो वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मोमबत्ती नहीं मिलेगा जलने के बाद तो वो रासायनिक परिवर्तन है। अब मोमबत्ती पिघल जाएगा, पिघल जाएगा तो मिल जाएगा तो वो भौतिक परिवर्तन है। आंसर इचला एनसीईआरटी है, सभी एग्जाम का बाप। जितना एग्जाम होना है भारत में उस सब एग्जाम के पप्पा यही है, यहीं से क्वेश्चन तुमको पूछे जाएंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन एकदम जरा सभी नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न कहता है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ें। गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक और पालक। कहता है उपयुक्त में से कौन ऊर्जा देने वाला है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, गेहूं और घी में कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं और घी में कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट होगा तो ये ऊर्जा देगा, ऊर्जा देगा। आयोडीन युक्त नमक की अगर हम बात करें, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन ये हमेशा ध्यान रखना, आयोडीन का जो क्वेश्चन पूछेगा आपको, आयोडीन पहले तो चमक होता है इसमें, दूसरा लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है, लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है, लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है। पालक में आयरन का ये स्रोत है। और ये हमेशा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ऊर्जा देता अगर कह देगा, ऊर्जा देता कह देगा तो आंसर मारिएगा कार्बोहाइड्रेट।
ऊर्जा देता कह देगा तो आंसर मारिएगा कार्बोहाइड्रेट। अधिक ऊर्जा देता, अधिक ऊर्जा देता, अधिक ऊर्जा अगर कह देगा तो वसा। तुरंत ऊर्जा दे देगा तो ग्लूकोज। तुरंत ऊर्जा अगर कह देगा तो ग्लूकोज। तुरंत ऊर्जा दे देगा तो कह दीजिएगा क्या, ग्लूकोज। जो क्वेश्चन पूछता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला किण्वन से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। किण्वन में क्या होता है, जब ये ग्लूकोज जो है C6H12O6 जब जाइमेज एंजाइम या ईस्ट की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो ये दे देता है C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O। देख लो जल्दी से, एकदम याद रखना। किण्वन में ग्लूकोज जो है जाइमेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करता है। इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करता है। इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करता है। इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करता है। किण्वन C6H12O6 जाइमेज एंजाइम या ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलता है। कहेगा आपको किस विधि द्वारा इथाइल अल्कोहल बनता है, कहेंगे किण्वन विधि द्वारा। कहेगा किण्वन विधि में कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। गेहूं और घी कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ऊर्जा उत्पादन करता है। आयोडीन जो है चमक देता है लेमिनेरिया घास से। पालक में क्या होता है, आयरन होता है। पालक में क्या होता है, आयरन होता है। तेरी नजरों ने दिल का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऊर्जा देता है कह देगा कार्बोहाइड्रेट। अधिक ऊर्जा देता है मेरे दोस्त वसा। तुरंत ऊर्जा देता है ग्लूकोज। जल्दी से ली। अब चला गेहूं और घी खाद्य पदार्थ में कह रहा ऊर्जा देने वाला पदार्थ। ऊर्जा देने वाला पदार्थ हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 कहां है, C4 कैट इज द राइट आंसर। आयोडीन एकमात्र अधातु है जो चमकीला होता है। आयोडीन एकमात्र अधातु होता है जो चमकीला होता है। अगला प्रश्न जल्दी, जो लिखा रहे हैं चलाओ नोट भी करते जाओ। क्वेश्चंस आपके A to Z उससे बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जो लिखा रहे हैं उसको नोट भी करते जाइए। तब ये नहीं कि खाली 20-20 क्वेश्चन देख लिए एक लड़ा कि नहीं लड़ा। हम जो लिखाएंगे चला देखो क्या क्वेश्चन लिखा है एगो में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन। लव यू मेरा भाई अभिषेक। 11 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताए, मतलब एक दिन में 150 क्वेश्चन बता के जाएंगे। लेकिन तुम चला पढ़ोगे तब ना, लिखोगे तब ना, रिवीजन करोगे तब ना। यानी अगर 400 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तुम सोच लो कितना क्वेश्चन पढ़ा के जाएंगे, 4000। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। रेगुलर खाली फॉलो कर लो, काम हो जाएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, देख लो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एकदम कोई झोल झाल नहीं। रेशा 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेनली प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा। एक होता है कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा, या इसी को हम लोग कहते हैं संश्लिष्ट रेशा। और एक होता है मेरी जान अर्ध संश्लिष्ट रेशा, अर्ध संश्लिष्ट रेशा। प्राकृतिक रेशा का एग्जाम्पल हो गया, चला कहता कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, इसका एग्जाम्पल हो गया कपास, जूट जिसको हम पटसन कहते हैं, अलसी, उसके बाद सेलुलोज, सेलुलोज, ये सब क्या है प्राकृतिक। रेशम, ये सब प्राकृतिक रेशा है। कृत्रिम रेशा की अगर बात करोगे पॉलिस्टर, सबसे पहला कृत्रिम रेशा था नाइलॉन। अर्ध संश्लिष्ट जो प्राकृतिक को चेंज करके बनता है, इसमें आता है रेयॉन। वल्कनीकृत रेशा या वल्कनीकृत रबर, वैसे ये पूछेगा नहीं। पहला कृत्रिम रेशा जो था वो नाइलॉन था। पहला कृत्रिम रेशा जो था दोस्त वो नाइलॉन था। पहला कृत्रिम रेशा जो था वो क्या था, नाइलॉन था। पहली बार जो कृत्रिम रेशा बनाया गया था वो क्या था दोस्त, नाइलॉन था। देखो इसी में सब पॉलिस्टर जो सबसे जल्दी सूखता है, कम सबसे कम पानी अवशोषित करता है कौन, पॉलिस्टर। और सबसे ज्यादा पानी अवशोषित करता है कौन। सर आपकी कृपा से ग्रुप डी में चयनित हो, अब की बार आशीर्वाद दीजिए जिससे हम टीचर में चयनित हो जाएं। एकदम चला, भगवान जी का आशीर्वाद है, आपके कर्म का फल आपको मिले। हम आपको आशीर्वाद तो नहीं देंगे लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिले। अब अच्छे कर्म है तो अच्छा वाला फल मिले। ये वो लिखता है सर बच्चा लोग से कहते हैं झमकौला से होई, पढ़ने से होई।
एकदम सही बात है। कहते हैं प्राकृतिक कपास, जूट, अलसी, सेलुलोज, रेशम। कृत्रिम या संश्लिष्ट, पॉलिस्टर, नायलॉन। नायलॉन पहला कृत्रिम रेशा, अर्ध संश्लिष्ट में रेयन आ जाता है। अब यहां पर जल्दी से बता दीजिए, कपास ये प्राकृतिक है, ये है, जूट भी है, अलसी भी है, नायलॉन नहीं है। नायलॉन पहला कृत्रिम रेशा है जो न्यूजीलैंड और लंदन ने आपस में मिलकर बनाया था। ये चला हम बोले ना, हर एग्जाम के लिए, धरती पे जितना एग्जाम है उस सब के लिए। अगला प्रश्न, अगला 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 सबसे ज्यादा अगर चला क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी पैटर्न के ही क्वेश्चंस होते हैं। अगर एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा तो उसके पैटर्न से रहेगा। अगला प्रश्न बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर, तब तक हम इसको आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। कहते हैं मोमबत्ती जलाते समय पहेली निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। मोमबत्ती जला रही थी, मोमबत्ती को जला रही थी पहेली, निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा कि मोम पिघल रहा था, मोमबत्ती जल रही थी, मोमबत्ती का आकार घट रहा था, पिघला हुआ मोम जम रहा था। उपरोक्त परिवर्तन में उत्क्रमणीय किए जा सकते हैं वो कौन कौन है। जो बार बार उत्क्रमित किया जा सकता है, उत्क्रमित किया जा सकता है मतलब जो बार बार मिल जाए, मतलब भौतिक परिवर्तन की बात हो रही है। भौतिक परिवर्तन मतलब मिल जाए, ये चैप्टर वाइज है चला, इसीलिए ये क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन मतलब मिल जाए, बताओ कौन मिल जाएगा और कौन नहीं मिलेगा, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर, क्या होगा आंसर, जल्दी बता। कहता है पहला, मोमबत्ती पिघल रहा है, ये मिल जाएगा, जलेगा तो नहीं मिलेगा। मोमबत्ती का आकार घट रहा था मतलब ये जल रहा है, मतलब ये खत्म हो रहा है, नहीं मिलेगा। पिघला हुआ मोम जम रहा है, ये एकदम मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 और 4 इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग। 1 और 4 इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। भौतिक परिवर्तन, अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें दोस्त, किस परिवर्तन की बात करें, भौतिक परिवर्तन की बात करें, वो उत्क्रमित किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन उल्टा क्या, देखो मोम पिघल जाएगा तो ये भौतिक परिवर्तन है, उत्क्रमित हो सकता है। मोम पिघला हुआ मोम जम रहा है तो फिर पिघल जाएगा, लेकिन आकार घट रहा है मतलब समाप्त हो रहा है। और मोमबत्ती जल रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं मिलेगा। ये दोनों जो है ये अनुत्क्रमित है, अनुत्क्रमित है मतलब नहीं मिलेगा। अनुत्क्रमित है, अनुत्क्रमित है, अनुत्क्रमित है, अनुत्क्रमित है मतलब नहीं मिलेगा। अनुत्क्रमित है मतलब नहीं मिलेगा, अनुत्क्रमित है मतलब क्या होगा, नहीं मिलेगा। जो ना मिले वो रासायनिक, ना मिले वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी। ना मिले वो रासायनिक, ना मिले वो मिल जाए वो भौतिकी। नहीं मिलेगा, ये कौन परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है चला, रासायनिक परिवर्तन है। ना मिले वो भौतिकी, ना मिले, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ये परिवर्तित होने के बाद मिल जाएगा फिर से, जैसे पानी बर्फ बनेगा, बर्फ फिर पानी बन जाएगा। ना मिल जाए, मिल जाए वो भौतिकी। खाना हम पचा देंगे, फिर से वो खाना ना मिलेगा, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, उत्क्रमित किया जा सकता है मतलब मिल जाएगा, परिवर्तित होने के बाद मिल जाएगा, मिल जाएगा और भौतिक परिवर्तन हो। कौन परिवर्तन हो चला, भौतिक परिवर्तन हो। एक क्वेश्चन यहां से अधिकतर एग्जाम्स में रहता है। बताओ, पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई करेंगे फिर से पेड़ मिलेगा। घी पिघल जाएगा फिर से मिल जाएगा। मोमबत्ती जल जाएगा नहीं मिलेगा। फूल खिल जाएगा फिर से कली नहीं मिलेगा। आंसर बता दो, व्हाट इज द आंसर। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, एकदम शुद्ध एनसीईआरटी चला। कहते हैं क्वेश्चन, रोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये कीटाणु के कारण होते हैं, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। ये संपर्क माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। कथनों का युग्म कमी, किसी कमी से होने वाले रोग का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। बता जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। कौन सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, व्हाट इज द आंसर। अरे पीडीएफ डाल दिया गया भाई, ऊपर में जो टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है उसमें पीडीएफ डाल दिया गया। बताओ
ये सब कथन सही है। कतई ये कीटाणुओं के कारण होता है, एकदम जीवाणुओं के कारण रोग होते हैं। हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी होता है। ये संपर्क माध्यम से दूसरे व्यक्ति से फैल जाता है। संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कौन सा युग्म कमी से होने वाले रोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। आंसर ये हमारे आहार में पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, रोग के बारे में। फिर कहता है अगला, संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। यह संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये सब रोग के साथ ऐसा नहीं होता है, कीटाणुओं से होता है। ये सब रोग के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे आहार में पोषक तत्व की कमी से लगभग सारे रोग होते हैं और संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। इसलिए कह रहा है कि रोगों के में सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है, कौन सा युग्म किसी कमी से होने वाले रोगों में सबसे अच्छा वर्णन करता है, पोषक तत्व की कमी और संतुलित आहार लेकर उसकी पूर्ति। ये हो जाएगा सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। एक बात बताइए, कौन सा विटामिन हमको अभी तुरंत बताए हैं रोग से लड़ने की शक्ति देता है, रोग से लड़ने की शक्ति देता है, ए कि बी कि सी? बताओ जल्दी से। आपको क्वेश्चन पूछता है कौन सा विटामिन रोग से लड़ने की शक्ति देता है, ए की बी की सी? अभी तुरंत बताएं हम पीछे। सर जल्दी बताइए कौन सा विटामिन रोग से लड़ने की शक्ति देता है, ए की बी की सी? कौन सा विटामिन रोग से लड़ने की शक्ति देता है, ए की बी की सी? द राइट आंसर इज सी, विटामिन सी। इसीलिए देखना कोरोना के समय में रोगों से लड़ने के लिए विटामिन सी का टेबलेट दिया जा रहा था कि विटामिन सी का टेबलेट देंगे तो भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डब्ल्यूबीसी काउंट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे आप रोगों से लड़ पाइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? बताओ, अभी तुरंत हम बताए थे शरीर में वृद्धि मतलब मसल्स में वृद्धि। बताओ किसके कमी के कारण होता है, जल्दी बता दो। अभी तुरंत बताए थे रोग से लड़ने के लिए विटामिन और बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन। जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? ये जो विटामिन जो है ये रोग से लड़ने की शक्ति देगा आपको। आप प्रोटीन मांसपेशी में वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। अब वसा जो होगा ये ऊर्जा देगा, वसा जो होगा ये ऊर्जा देगा, वसा ऊर्जा देगा। वसा क्या करेगा, ऊर्जा देगा। ऊर्जा भी नहीं देगा, अत्यधिक ऊर्जा देगा, अत्यधिक ऊर्जा देगा। वसा जो है ये अत्यधिक ऊर्जा देगा। तो आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, प्रोटीन। अभी तुरंत बताए थे हम आपको। प्रोटीन किससे बनता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एमिनो अम्ल, ये क्वेश्चन चला, एमिनो अम्ल से बनता है प्रोटीन। एमिनो अम्ल से क्या बनता है दोस्त मेरे, प्रोटीन। एमिनो अम्ल से क्या बनता है, प्रोटीन। एमिनो अम्ल से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, उत्तक से बनता है अंग। और उत्तक जो होता है ये समान होता है, उत्तक जो होता है मेरी जान ये समान होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उत्तक हमेशा समान होता है, अंग जो होता है वो अलग अलग होता है। उत्तक हमेशा समान होता है, अंग जो होता है वो अलग अलग होता है। उत्तक हमेशा समान होता है, अंग जो होता है वो अलग अलग होता है। एमिनो अम्ल से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से क्या बनता है, शरीर। अंग से क्या बनता है मेरी जान, शरीर। आपको कहेगा कौन है जो एकदम समान होता है, उत्तक, उत्तक समान होता है। आंसर जल्दी बताइए कौन समान होता है, उत्तक जो होता है समान होता है। अब प्रोटीन से मांसपेशी का निर्माण, विटामिन से रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब कौन पचता नहीं अगर कह देगा तो कहिएगा भैया विटामिन पचता नहीं है। विटामिन जो है ये पचता नहीं है, बस रस इसका अवशोषित होता है। ये पचता नहीं है, इसका रस अवशोषण होता है विटामिन का। जल्दी से हम चला एक क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक लेंगे। राम प्रवेश पासवान जी आपका नाम ले लीजिए। बीपीएससी 4 बीपीएससी टीआरई 4 क्लास तक चलाइए सर, एकदम चला, आपकी सेवा में उपस्थित हैं। 20 क्लास अभी हम आपके लिए लेकर आए। घोंघा किसकी सहायता से चलता है, जल्दी बता। घोंघा जो होता है किसकी सहायता से चलता है, इसका 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? घोंघा किस चीज से चलता है, जल्दी बता दो, व्हाट इज द आंसर? सर झमकौला से होई। एनसीईआरटी आपके पास शुरू होता है और आपके पास खत्म।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, आप पढ़िए ना। कहते हैं घोंघा किसकी सहायता से चलता है? घोंघा मांसल पैर से चलता है। अब बताओ मेरे दोस्त, कौन ऐसा है? जितना भी ये घोंघा है, इसके बारे में एक क्वेश्चन कहता है कि ये मौसम के अनुसार लिंग परिवर्तन करता है। मौसम के अनुसार, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, लिंग परिवर्तन करता है। सब घोंघा, सितुआ, ये सब जो है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा हुआ है कि कौन मौसम के अनुसार अपना रंग परिवर्तन करता है, या यूं कहें कि तापमान के अनुसार अपना रंग बदलता है। तो कह देंगे घोंघा, सितुआ, ये सब मौसम के अनुसार, तापमान के अनुसार अपना रंग बदल देता है। कौन? घोंघा, सितुआ इत्यादि। अगर आप देखिएगा चला जी, एनसीईआरटी की अगर बात कीजिएगा तो इसमें अगर आपको टेस्ट मारना है, देखिए इसी टाइप का अगर आपको टेस्ट मारना है तो सामने में आपको हम एक लिंक लगा के देंगे। देखिए घोंघा से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है। तो डैश समूह से संबंधित पशुओं के जुड़े हुए पैर होते हैं, आर्थ्रोपोडा। मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र, गुर्दे और मूत्राशय की तरफ आगे की ओर ढकेलती है, मूत्रवाहिनी। मकड़ियों में कितने जोड़ी पैर होते हैं? इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आज के सेट से होगा वो सारे के सारे, जैसे घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का है। इचला घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का का है। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आपके पास समय हो तो नीचे जो क्विज दिया हुआ है उस पर आप जाकर इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे जाएगा रे? बैक पेज पे, यहां। अब देखो, अब देखो, कहते हैं, चला गौर फरमाइएगा, जो अगला क्वेश्चन है, कहता है परछाई छाया का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा आवश्यक नहीं है? परछाई या छाया के निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा आवश्यक नहीं है? सूरज हमेशा आवश्यक नहीं है, स्क्रीन हमेशा आवश्यक नहीं है, प्रकाश के स्रोत या अपारदर्शी वस्तु। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? कहता है परछाई या छाया के निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा आवश्यक नहीं है? सूरज हमेशा आवश्यक नहीं है, स्क्रीन तो जरूरी है ना, तो परछाया बनेगा कैसे? अब प्रकाश का स्रोत भी जरूरी है, चाहे वो बल्ब हो या सूरज हो। और दूसरा कहता है कि अपारदर्शी वस्तु भी जरूरी है, क्योंकि पारदर्शी वस्तु की छाया नहीं बनता। इसमें क्वेश्चन चला तुमको पूछेगा, एक क्वेश्चन है जिसका हिंदी बड़ा आसान है, पारदर्शी, जिसका आर पार देखा जा सके, पारदर्शी इसको, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट, लेकिन ये हिंदी में दे देता है तुमको फंसाने के लिए। अगर ट्रांसपेरेंट क्या है तो कहेंगे पारदर्शी। उसके बाद है अपारदर्शी, 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 अपारदर्शी। अपारदर्शी होता है चला ट्रांसपेरेंट, ओपैक, ओपैक, इसको हिंदी में दे देता है। एक होता है अर्धपारदर्शी, 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 इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। आई चला क्या करता है, इसको हिंदी में दे देता है ट्रांसपेरेंट। ही नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता है ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, ओपैक मतलब होता है अपारदर्शी। ओपैक को हिंदी में लिख देता है, ओपैक को क्या करता है चला हिंदी में लिख देगा। ओपैक मतलब क्या, तो लड़का इसको नहीं समझ पाता है। और ट्रांसलूसेंट की अगर हम बात करें, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ई चला यहां से इसको क्या करता है, देखो हम इसका जुगाड़ बताते हैं कि पारदर्शी का मतलब हुआ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट दे देगा कभी नहीं देगा, क्योंकि सबको पता पारदर्शी और पारदर्शी, पारदर्शी सबको पता है। पता जो नहीं है वो देगा, ओपैक और ट्रांसलूसेंट ये दोनों देगा। ओपैक का मतलब अपारदर्शी, ओपैक अपारदर्शी, ओपैक अपारदर्शी, ओपैक अपारदर्शी। और ट्रांसलूसेंट है तो अर्धपारदर्शी। ऐसे भी अगर नहीं पता चले तो ट्रांसजेंडर होता है, ये ट्रांसपेरेंट तो क्लियर है, सबको पता है पारदर्शी। ओपैक ओपैक अपारदर्शी, और ट्रांस मतलब होता है आधा, ट्रांसजेंडर ये हो जाएगा अर्धपारदर्शी। जल्दी लिख। आपके पढ़ाने का अंदाज लाजवाब है, टीचर बन जाना ही है सर। वेरी गुड, आपकी सेवा में हम चला उपलब्ध हैं एकदम। पारदर्शी की अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी ओपैक, अर्धपारदर्शी ट्रांसलूसेंट। आपको ये दोनों शब्द पूछेगा, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ई नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, सबको पता है ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी,
ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। अगला प्रश्न जल्दी से लिख लीजिए, इसको पूछवे करेगा, हम जितना इंपॉर्टेंट बात होगा चला सब लिखा देंगे। 20 क्लास टोटल एनसीईआरटी खत्म। शेड्यूल बना लो कि हमको रेगुलर आके पढ़ लेना है, बुक से नहीं चला। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है 400 वो हम आपको एनसीईआरटी जो भारत सरकार का ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें से करवा रहे हैं। डेली 18 क्वेश्चन करवाएंगे। केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है, जल्दी बता। केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है, जल्दी से बता दीजिए। व्हाट इज द आंसर। केचुआ त्वचा से सांस लेता है। गलफरा से कौन लेता है, मछली। गिल वगैरह से, फेफड़ा से स्तनधारी, जितना स्तनधारी है सब फेफड़ा से सांस लेता है। रंध्र, पादप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है रंध्र से। पादप में वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है कहां पर, रंध्र में। अब चला एगो बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फेफड़ा में दूगो पूछता है, एगो फेफड़ा एगो छोटी आंत, ये दूगो पूछेगा। चला फेफड़ा और छोटी आंत। फेफड़ा में होता है एल्वियोली, एल्वियोली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और छोटी आंत में होता है विली। ये दोनों का अलग अलग काम है। एल्वियोली का काम है गैस का आदान प्रदान, गैस का आदान प्रदान, गैस का आदान प्रदान, गैस का आदान प्रदान। और विली का काम है भोजन रस अवशोषण। ये पूछेगा चला आपके एनसीईआरटी में है भोजन रस अवशोषण, भोजन रस अवशोषण। हम सब जितना वीवीआई है वो भी करवा देंगे। एनसीईआरटी तो करवा ही देंगे, वीवीआई जो है चला वो भी करवा देंगे। पहली बार चला हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं। एनसीईआरटी तो हमने करवाया, इंपॉर्टेंट पहली बार करवा रहे हैं। जल्दी बता। कहते फेफड़ा एल्वियोली होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। छोटी आंत में विली होता है जो भोजन रस का अवशोषण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पादप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां से होती है, रंध्र में। स्तनधारी में सांस लेता है किससे, फेफड़ा से। गलफड़ा गिल यानी मछली, गलफड़ा गिल यानी क्या, मछली। वेरी गुड। कितना सुंदर से आप लोग अभी चला। एनसीईआरटी पढ़ने का हिम्मत वही बच्चा कर सकता है जो रियल में कॉन्सेप्ट उसका है और उसको लगता है कि हमको कुछ करना है। आंसर बताइए, जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, त्वचा। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, नोट भी करते जाइए। चला देखिए हम कैसे नोट करिएगा वो बताते हैं। जैसे एक कॉपी ले लीजिए पतला सा व्हाइट कलर का, उस पे सेट 1 लिख लीजिए। सेट 1 लिख के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके आप डिस्कशंस लिखते जाइए। 1 2 3 4 5 करके आप डिस्कशन लिखते जाइए। फिर से हम समझाते हैं। 1 2 3 4 करके आप डिस्कशन 20 तक लिखते जाइए। सेट नंबर 1 लिख के 1 2 3 4 5 करके आप डिस्कशन लिखते जाइए। और लास्ट में हम आपको 20 सेट का पीडीएफ अलग से दे देंगे, प्रिंट निकाल कर उसमें लगा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। अगर अभी आप क्या कीजिए, सेट नंबर आज 1 स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 करके 20 तक लिख लीजिए जो डिस्कशन हम लिखा रहे हैं। लास्ट में 20 का एक साथ पीडीएफ दे देंगे, उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। अभी तो पीडीएफ बना हुआ नहीं है, नहीं तो दे देते। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सा अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है, बताओ जल्दी से। हड्डी की, त्वचा की, मांसपेशी की, अंग, बताओ। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर। हमारे शरीर के में चलने फिरने में मदद करता है हड्डी। देख लो ईवी एनसीईआरटी में और एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा। हड्डी, मांसपेशी, हड्डी, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई को सबको पता है न्यूरॉन कहते हैं। और भैया किडनी के सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के सूक्ष्म, हमको चला आता बहुत कुछ है लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ाएंगे तुमको। मांसपेशी कहते हैं। हड्डी की अगर बात करें, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, CA3PO4 हॉल 2 का बना होता है। इसमें अधिक मात्रा में कहेगा तो कैल्शियम, कैल्शियम नहीं रहेगा तो फॉस्फोरस मार दीजिएगा। हड्डी में अधिक मात्रा में होता है कैल्शियम, कैल्शियम नहीं रहेगा तो फॉस्फोरस मार दीजिएगा। और हमारे लिए चलने के लिए क्या क्या जरूरी है, हड्डी, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, न्यूरॉन। हड्डी, मांसपेशी, तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र का सूक्ष्मतम इकाई है न्यूरॉन। किडनी का सूक्ष्मतम इकाई है नेफ्रॉन। हड्डी, मांसपेशी, तंत्रिका तंत्र, ये तीनों हमारे चलने फिरने के लिए जरूरी है। हड्डी नहीं रहेगा तो नहीं चल पाइएगा, मांसपेशी नहीं रहेगा तो नहीं चल पाइएगा, तंत्रिका तंत्र नहीं रहेगा तो चल नहीं पाइएगा। तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन, किडनी की
सूक्ष्म इकाई को नेफ्रॉन, और हड्डियों में होता है कैल्शियम फॉस्फेट। सबसे अधिक मात्रा में कहेगा तो कैल्शियम, और कम मात्रा उसके बाद अगर कहेगा तो फॉस्फोरस। जल्दी लिख। सेट नंबर 1 देख के क्वेश्चन नंबर दे के आप डिस्कशन लिखिए। और एक ऑप्शन तुमको चला, हड्डी और मांसपेशी दोनों दिया हुआ है। रुक जा, हड्डी और मांसपेशी दोनों दिया हुआ है, हड्डी और मांसपेशी दोनों दिया हुआ है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला 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 हड्डी में एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि मांसपेशी भी दिया हुआ है। एक और होता चला तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मन नहीं भरता है। अगला कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? तना का प्राथमिक कार्य पानी का चालन, प्रकाश संश्लेषण, शाखाओं का गठन, फूल और फल लगते हैं। क्या होगा आंसर? कौन तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? कौन तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? कौन तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? चला, प्रकाश संश्लेषण तना का काम प्राथमिक कार्य नहीं है लेकिन कार्य है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कह दे प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, अगर आपको कह दे प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, एक कह दे पत्तियों में, दूसरा कह दे पत्तियों में, दूसरा कह दे तना में, तीसरा कह दे 1 and 2 बोथ। बताओ आंसर क्या होगा? 1 and 2 बोथ। यहां आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। तने का प्राथमिक कार्य है पानी का को चलाना केशिका क्रिया द्वारा, कोशिका ने केशिका क्रिया द्वारा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम केशिका क्रिया द्वारा चलता है। अगला कोशिका नहीं मारना, कोशिका और केशिका में अंतर है। शाखाओं का गठन करना, फल और फूल को लगाना। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो मुख्य कार्य है वो पत्ती का है, लेकिन तना का भी ये कार्य है। आंसर हो जाएगा दोनों, पत्ती का भी काम है और तना का भी काम है। एक चीज ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है और श्वसन जो है वो दिन और रात दोनों में होता है। ये चला सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिन एंड रात दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, और श्वसन जो होता है वो दिन और रात दोनों में होता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है और श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। और प्रकाश संश्लेषण में पादप जो है मात्र 1% ऊर्जा ही ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं सूर्य का। प्रकाश संश्लेषण में जो पादप है वो मात्र 1% ऊर्जा ही ग्रहण करते हैं सूर्य का, और सबसे अधिक ऊर्जा होता है उत्पादक का। और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा 10% ऊर्जा ही उपयोग किया जाता है। लिंडमान का नियम है। लिंडमान का क्या है? नियम है। आपको कह देगा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पहले सबसे ज्यादा कहेगा पत्ती में, लेकिन तना में भी होता है। और श्वसन दिन में और रात में दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कितना % ऊर्जा ग्रहण करते हैं? 1%। 1% ऊर्जा ही ग्रहण करते हैं। आज का पीडीएफ ऊपर में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर उपलब्ध है। अब बताओ, प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल कहां होता है? दिन में होता है, रात में नहीं होता है। और प्राथमिक कार्य नहीं है तने का, तने का प्राथमिक कार्य नहीं है, ये पत्ती का प्राथमिक कार्य है। जल्दी ली, प्रकाश संश्लेषण दिन में, श्वसन दिन और रात दोनों में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कर रहा है सही उत्तर को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर को चुनिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कौन सा जीवों के लक्षण है? ये वो दिया श्वसन, प्रजनन, अनुकूलन, उत्सर्जन। क्या होगा आंसर? क्या? जल्दी बता, कौन जो है जीवों के लक्षण है? जीवों के लक्षण सब है। चला, श्वसन भी है, प्रजनन भी है, अनुकूलन भी है और उत्सर्जन भी है। एक बात बता दीजिए आप, किडनी जो है ये उत्सर्जन तंत्र है, फेफड़ा जो है ये उत्सर्जन तंत्र है, आंत जो है ये उत्सर्जन तंत्र है। ये ध्यान रखिएगा। अनुकूलन मतलब इन्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए। प्रजनन, श्वसन एक मंद दहन है। श्वसन जो है ये एक मंद दहन है, और श्वसन जो है ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन जो है ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और ये एक मंद दहन है।
श्वसन जो है ये ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है और ये एक मंद दहन है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है और ये कि मंद दहन है। कौन दहन है चला? मंद दहन है। तो जीवों के लिए तो श्वसन, प्रजनन, अनुकूलन, उत्सर्जन सब हो जाएगा। श्वसन मंद दहन है। ऊष्माक्षेपी इस बार आपको पूछा था। ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा देगा, ऊष्माशोषी जो ऊष्मा लेगा। किडनी, फेफड़ा और आंत ये उत्सर्जन तंत्र है। किडनी, फेफड़ा और आंत जो है ये एक उत्सर्जन तंत्र है। जल्दी लीक। श्वसन मंद दहन है और ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, मधुमक्खी किससे शहद बनाता है? मधुमक्खी जो है किससे शहद बनाता है? पराग से, पंखुड़ियों से, मकरंद से। पराग जो होता है चला, इससे निषेचन की क्रिया होती है पौधों में। निषेचन की क्रिया होती है पौधों में। पंखुड़ियां होगा नहीं, मकरंद इज द राइट आंसर। मधुमक्खी मकरंद से की सहायता से शहद बनाता है। बताओ, मधुमक्खी जो है नृत्य के द्वारा अपने सिग्नल्स को एक से दूसरे में भेजती है। मकरंद से जो है ये मधुमक्खी शहद बनाती है। और रबर जो होता है वो लेटेक्स से बनता है। देखो जो क्वेश्चन तुमको पूछेगा, रबर का प्राकृतिक बहुलक जो है वो आइसोप्रीन है। रबर का प्राकृतिक बहुलक आइसोप्रीन है। और रबर का वल्कनीकरण करते हैं, एकदम चला क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वल्कनीकरण करते हैं सल्फर मिलाकर। रबर का वल्कनीकरण करते हैं सल्फर मिलाकर। सल्फर मिला दीजिएगा तो रबर का वल्कनीकरण होगा। और जिंक का लेप लगाकर जस्तीकरण कहते हैं। जिंक का लेप लगाकर लोहे पर जस्तीकरण करते हैं, जो लोहे को जंग से बचाता है। लोहे, ये भी एनसीईआरटी में सवाल है, खूब पूछा जाता है। ये दो सवाल तू ना तो तुम्हारे पड़ोसिया के सेट में रहेगा। रबर में वल्कनीकरण सल्फर मिलाकर और लोहे पर जिंक का परत जस्तीकरण लोहे को जंग से बचाता है। इतना बड़ा कमेंट्स लिखता है रे दोस्त, कैसे पढ़ेंगे? सर हम जितना भी आपके पास साइंस किए हैं, चाहे वो कोई भी साइंस हो, एनसीईआरटी 700 या साइंस टेस्ट, सबका एक जगह बाइंडिंग कर दिए हैं और उसी को पढ़ रहे हैं। बहुत मजा आता है पढ़ने में, बहुत बढ़िया। यही तो चला छात्र का एक लक्षण है। छात्र अपने कंटेंट से उतना प्यार करता है जितना माली अपने फूलों से करता है। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? मधुमक्खी मकरंद से। रबर लेटेक्स से बनता है। आइसोप्रीन इसका प्राकृतिक बहुलक है। वल्कनीकरण रबर का करते हैं, सल्फर मिला देते हैं। और लोहे पर जिंक का परत लगना जस्तीकरण। लेकिन जिंक का जो परत चढ़ाते हैं, लोहा सुरक्षित रहता है, जिंक का परत नहीं। ये ध्यान रखिएगा, लोहा सुरक्षित रहता है अगर आप जिंक का परत चढ़ा दीजिएगा तो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? सोना, चांदी, लकड़ी, डायमंड। तो एक लाइन में मार देगा चला, लकड़ी चमकदार नहीं है। सोना सबसे अधिक, महा भी आए, सबसे अधिक अधातवर्धनीय और तन्य। सबसे अधिक अधातवर्धनीय और तन्य होता है सोना। चांदी सबसे अधिक चालकता, सबसे अधिक चालकता होता है चांदी पर। आज चांदी पर सिल्वर सल्फाइड का परत जम जाता है, जिसके कारण वो काला होता है। सिल्वर सल्फाइड का परत जम जाता है। डायमंड, इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। इसका क्रांतिक कोण होता है चला, क्रांतिक कोण होता है 24 डिग्री। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ये जो चमकता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तू न तो तुहर पड़ोसिया के सेट में क्वेश्चन दोस्त मेरे, भाई मेरे रहबे करेगा। हमको चला तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम यूट्यूब पे डेली आके पढ़ा देंगे। खाली तुमसे एक चीज चाहिए, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पढ़ता बहुत लोग है, फॉर्म भी बहुत लोग भरता है, लेकिन रेगुलर पढ़ने वालों की संख्या साफे निग्लिजिबल है। तो अगर आपके पास समय हो तो आप रेगुलर पढ़िए, हम आपका काम 100% कर देंगे। सबसे अधिक अधातवर्णीय होता है और तन्य होता है सोना। चांदी सबसे अधिक चालकता होता है इसका, और Ag2S के कारण काला होता है। डायमंड का अपवर्तनांक 2.42, क्रांतिक कोण 24 डिग्री। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना इसी के कारण होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये क्या होता है चला, चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये क्या होता है, चमकता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। सबसे अधिक कठोर तत्व पूछेगा तो हीरा, और सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम। सबसे कठोर तत्व पूछेगा तो हीरा, और सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम। आंसर
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, गौर फरमाइएगा। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता उपर्युक्त में से नीचे कुछ जानवर के नाम दिए गए हैं, बकरी, तिलचट्टा, मनुष्य, गिद्ध। उपर्युक्त में से कौन सा जानवर सर्वाहारी बनाता है? बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। सर्वाहारी बनाता है। एगो देखो, बकरी सर्वाहारी नहीं है, मांस खाता है क्या? बकरी सर्वाहारी, सभी चीजों को हरने वाला। और तिलचट्टा चला हो जाएगा, तिलचट्टा सब चीज खा पी लेता है। उसके बाद मनुष्य भी हो जाएगा, मनुष्य हम लोग सब कुछ खाते हैं। गिद्ध केवल मांस खाता है, घास नहीं खाता है। आंसर हो जाएगा 2 और 3 इज द राइट आंसर। मनुष्य सर्वाहारी में आता है। चला, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक ऊर्जा जो होता है उत्पादक का होता है। प्लांट का बहुत बार पूछा है, सबसे अधिक ऊर्जा जो होता है उत्पादक का होता है। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक का होता है। इससे ऊपर जाता है तो 10% ऊर्जा घटता है। हम तो चला जितना लाइन बोलेंगे ना, 10% ऊर्जा का प्रयोग होता है। 10% ऊर्जा का प्रयोग होता है। जितना लाइन बोलेंगे सब महाभिव्यय होगा और एनसीईआरटी का होगा। मेरा क्लास 18 क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, इसमें जो हम लिखाएंगे उस सब अगर तुम नोट डाउन करते जाओ। सेट नंबर 1 अभी लिख लिया, अब सेट नंबर 2 लिखना, और 2 लिख के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करके आप सॉल्यूशन लिखते जाओ, और उतने रिवीजन करके एग्जाम हॉल में पहुंच जाइएगा, बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। और आपके पास चला ऊपर में जो लिंक लगा दिया गया है, उसमें उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप जा सकते हैं उसके टेस्ट में, संबंधित टेस्ट आप दे सकते हैं। जैसे यहां देखिए आज के टेस्ट, आज जब आप ऊपर के लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो ये